हेलो एंड वेलकम बैक। हम फिर से आ गए आपको पढ़ाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन को हम छोड़ करके गए थे, बोले थे इसको सॉल्व कर लेना। मैं क्योंकि इंस्टेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि कौन किसने कमेंट किया है नहीं किया, वो तो मेरे को बाद में पता चलेगा। एनीवेज, क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अब आपके पास दो रास्ते, क्या, या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व करें या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करें। आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। हम एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे अपना आंसर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले गायब कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये वहाँ पे स्ट्रिप ले रहा हूँ जिससे ये चीज़ बन जाएगा। समझ में आया क्या लिए? एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए। उससे पहले मुझे कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये वाला पॉइंट मुझे पता है, ये तो मेरा 0 0 है, और ये वाला पॉइंट कोई मुझे बता देना तो मतलब कमाल ही हो जाएगा। निकाल लेते हैं ना। y² = 4x, x² = 4y। सब्स्टिट्यूट करिए एक दूसरे में, ये पॉइंट निकाल लीजिए। x² = 4y, y² = 4x। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे x = y²/4 कर देते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो कितना हो गया, y²/4 इसका होल स्क्वायर = 4y। y to the power of 4/4 = 4y। y to the power of 4 16y। एक काट देंगे अगर आप इससे तो y³ आ जाएगा। तो अब y³ निकल गया है आपका 16। ऐसा हुआ है कुछ या मैंने कुछ गड़बड़ किया? मुझे देखने दीजिए, मैं गड़बड़ कर देता हूँ। ऐसे मैं से डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। लेट मी सी। यस, और मैंने किया है गड़बड़। मैंने कुछ किया है गड़बड़, कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर से बनाते हैं। x² = 4y है, y² = 4x है। एक्चुअली आएगा ये 4,4, बट मैं वही सोच रहा हूँ, मैं भूल गया कि एक्चुअली ये आएगा कैसे। ऑब्वियसली दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आना चाहिए। तो इसको तो दो रूट्स आएंगे, y² = 4x और x² = 4y। यहाँ से हम लिख सकते हैं y = x²/4, तो x⁴/16 इसका स्क्वायर करना है, तो 16 = 4x। ठीक है, ये काट दीजिए, x³ मिलेगा। x³ = हाँ अरे ये तो आ तो गया, ये आ गया। तो इसका मतलब x = 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये मिल गया 4। जब x4 आया तो y भी मिल गया हमारा 4। वैसे और रूट्स भी आएंगे लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें तो बस ये से मतलब था, तो ये 4 4 है। देखिए यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 रूट्स होंगे इसके। अरे 3 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। लेकिन उसमें से तो आपको यही वैलिड है ना, बाकी भी वैलिड होंगे, लेकिन ये आपसे काम चल रहा है तो इससे हो गया आपका 4 4 और ये 0 0। ठीक है, तो हमको ये पता करना था। और ये वर्टिकल स्ट्रिप को बाहर निकालो तो ये रहा आपका कुछ इस तरह का स्ट्रिप। कहाँ से कहाँ, ये वाला लाइन को देखो तो, इस वाले को और इस वाले को, किधर डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, y। तो आप y के टर्म्स में इसको लिखेंगे, y के टर्म्स में इसको लिखेंगे। ये वाला जो देखो नीचे वाला, इसको, ये आपका नीचे वाला है, y के टर्म्स में क्या लिखोगे, y को बोलोगे ये और कुछ नहीं x² by 4 है, तो लिखा मैंने y = x² by
4 है। इस वाले चीज़ को y को क्या बोलोगे, यहाँ से निकालो y इज इक्वल टू, दो चीज़ निकलेगा प्लस माइनस रूट अंडर 4x। एक तो आप प्लस 2 रूट एक्स होगा और एक होगा माइनस 2 रूट एक्स। दोनों में से कौन सा लोगे, क्योंकि तुम ऊपर साइड में हो इसलिए हमको तो प्लस वाला लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 से, ये वाले से आप y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स पे हो। लेकिन इसको ट्रैवल कहाँ से कहाँ कराना है, आपको x इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक ट्रैवल कराना है, x इज इक्वल टू 4 तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 तक, तो आपको ट्रैवल कराना है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक। ये तब होगा जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, आपको एरिया निकालना है तो आप डबल इंटीग्रेशन लोगे। डबल इंटीग्रेशन ले लो, नंबर वाला आपको दिख रहा है 0 से लेके 4, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक जाएगा और y होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 2 रूट एक्स तक जाना है। अब क्योंकि एरिया निकालना है ना, तो अंदर में तो कोई फंक्शन ज़रूरत नहीं, 1 होगा। एक्चुअली जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो यही होता है 1 इंटू डी वाई डी एक्स ओवर द रीजन सम कोई आर। ये एरिया का फॉर्मूला, आगे सीखेंगे ये सब चीज़, अभी तो डबल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं ना, तो इसलिए आपको x का लिमिट पता चल गया, y का लिमिट पता चल गया। और क्योंकि आप किसका लिखे हो, y का लिखे हो, तो इधर आप y के लिखोगे फिर x लिखोगे। इसको सॉल्व करिए। y का इंटीग्रेशन है dy का, तो y होगा। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है 0 से लेकर के 4, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाना चाहिए, ये होगा आपका 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से लेकर के 4 विथ रेस्पेक्ट टू x टू द पावर ऑफ 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 4 x के रेस्पेक्ट में, माइनस 1/4। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का करना है x के रेस्पेक्ट में 0 से लेकर के 4। x टू द पावर ऑफ 3/2 बाय 3/2, 0 से लेके 4, 2 टाइम्स माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर के 4, 2 इंटू 2/3 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 1/4 इंटू 1/3 4 टू द पावर ऑफ 3। तो ये बन गया आपका 4/3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3/2। काट डालो, 8 800 के 32, 32/3 हो गया, माइनस 16/3, 16/3। तो आपका सही आंसर है पहला, जो कि है 16/3। तो जिनका 16/3 आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। मिठाई पहुंचा दे मेरे घर। और अब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के करिएगा, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं सरफेस इंटीग्रल पे और वॉल्यूम इंटीग्रल पे। तो पहले सरफेस इंटीग्रल वो एक और थोड़े तरीके से, मतलब एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ पे भी आपके पास कोई भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन बात हो रही है स्केलर पॉइंट फंक्शन की। स्केलर पॉइंट फंक्शन कहाँ पे, स्केलर फील्ड में,
और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कहाँ पे? वेक्टर फील्ड। आपको क्या करना है, इसका सरफेस इंटीग्रल चाहिए आपको। सरफेस मतलब एक सतह है, एक सरफेस, ठीक है। बॉडी का मेरा सरफेस, हाथ का मेरा सरफेस, ठीक है, मेरे चेहरे का सरफेस, बोर्ड का सरफेस, आपका सरफेस, आप ये स्क्रीन का सरफेस। सरफेस देख रहे हो तो छुओ उसको, छुओ सरफेस, उसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए ये बोला जाता है कि उस सरफेस को आप टुकड़ों में बांट दीजिए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में तन्हा थे, 100 में अकेले हैं, है कि नहीं? तो मैंने इसे टुकड़ों में बांट दिया और ये सरफेस का नाम था एस, इस पूरे सरफेस एस। अब छोटा 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 जो पार्ट है सब में आप मान लीजिए डेल्टा S1 है, ये डेल्टा S2 है, डेल्टा S3 है। इस तरह से करते करते आपने बहुत सारे सरफेसेस में इसको बांट दिया। एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करते हैं, ये वाला एक सरफेस, कोई भी आप एक छोटा सा सरफेस, एलिमेंट्री सरफेस आप कंसिडर कर लीजिए। तो सिर्फ सारा फोकस आप इधर दीजिएगा, सब फोकस इधर दो। लिखो यहाँ पे डेल्टा SI, कोई भी एक सरफेस है आपका डेल्टा SI, ठीक है, एक छोटा सा सरफेस। इस छोटे से सरफेस में एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया जिसका नाम है PI, कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि हर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस छोटे से सरफेस में, इस बड़े से सरफेस का एक छोटा सा सरफेस, उस छोटे से सरफेस में एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को, ये और कुछ नहीं, मान लो कोई XY, YI और ZI पॉइंट है। और ये जो स्केलर फंक्शन है आपका, ये स्केलर फंक्शन कोई 3 डायमेंशन में है, तो XYZ का कोई स्केलर फंक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं ये और कुछ नहीं, x² + y² + z² - 2 है। मान लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो, वैसे कुछ भी हो सकता है, इसको फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया। अगर हम बोलें कि यहाँ से आप बताइए कि फाई बताइए, फाई ऑफ, मतलब ये वाला जो आपका फंक्शन है ना, ये किसका है? x है, y है और z है। अगर हम बोलें कि बेटा ये फाई ऑफ PI बताओ तो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन बताओ तो। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे सरफेस का फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पे, सब पॉइंट्स इस वाले फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर हम बोले फाई ऑफ PI बताओ, तुम बोलोगे भैया ये फाई ऑफ PI और कुछ नहीं, ये XI है, YI है, ZI है। अगर हम इस वाले फंक्शन में ये पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा XI², YI² ZI² और -2। बस ये मेरा फंक्शन था। अब सुनो, ये जो फंक्शन मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, इस फंक्शन को हम अकेला ले रहे हैं, फाई ऑफ PI, ठीक, ये और कुछ नहीं, ये वाला चीज़ है। इसके साथ इसका जो मेरा सरफेस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब डेल्टा SI। क्या किए? फंक्शन को उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जितने भी अनगिनत पॉइंट्स होंगे आपके, सब का हम समेशन ले रहे हैं, I = 1 से लेकर के n तक, I = 1 से लेकर के n तक। आपने इस टुकड़ों को हज़ारों टुकड़ों, लाखों, करोड़ों टुकड़ों में बांटा था। तो ये वाला आपका जो स्केलर पॉइंट फंक्शन था, उसको और उस एलिमेंट्री एक छोटा सा सरफेस जो था उसका एरिया से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो डेल्टा S से, और इसको सम कर दे रहे हो 1 से लेके n तक। अब मानो कि मैं इस n को मैं बहुत टुकड़ों में बांट दिया, और टुकड़ों में, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, फर्क नहीं पड़ा। आईने के 1000 टुकड़ा हम करके देखेंगे, लाख टुकड़ा करके देखेंगे, करोड़ टुकड़ा करके देखेंगे, फिर हमको तसल्ली होना चाहिए ना कि सच में हम तन्हा हैं या 100 में अकेले हैं, देखना पड़ेगा हमको। तो 100 टुकड़े देख करके लगा अच्छा ठीक है, तन्हा हैं, अकेले हैं, लेकिन चलो करके देखते हैं, हो सकता है थोड़ा और टुकड़ा में बांट दे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर दिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिए, ये यहाँ पे लिमिट लगा दिए हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कर दिए।
इनफाइनाइट टुकड़ों में मैंने बांट दिया। जैसे ही मैंने इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटा तो ये जो समेशन वाला सिंबल है ना, ये बदल गया तुम्हारा, जिसको आ गया डबल इंटीग्रल। कौन से सरफेस पे कर रहे हो? एस वाले सरफेस पे कर रहे हो, ठीक है। फाई और किसका पॉइंट फंक्शन और डीएस, मतलब आप फाई रखो, कोई दिक्कत नहीं, फाई और डीएस। हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल, हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल। किसके लिए? आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए डबल इंटीग्रेशन फाई, मतलब कोई भी आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो, और डीएस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया। क्लियर है? वेक्टर में आ जाओ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पे इसको भी मैंने 100 टुकड़े में बांटा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में तन्हा थे फिर भी अकेले हैं। चलो वेक्टर फील्ड में फिर से देखते हैं। यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी होगा। कुछ फंक्शंस है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो उसके साथ कुछ डायरेक्शन भी होगा। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हम कंसिडर किए हैं एफ। एफ वेक्टर कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ध्यान रहे। तो इसको हम लिख रहे हैं क्या? F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप। ये सारे पॉइंट फंक्शंस हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं, सब के सब फंक्शंस हैं। मतलब ये भी आपका जो फंक्शन है वो f ऑफ x y z का फंक्शन है। F1 भी जो है ये भी आपका x y z का फंक्शन है। F2 भी जो है ये भी x y z का फंक्शन है, और F3 भी जो है ये भी x y और z का फंक्शन है। सब के सब आपके वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सपोज मान लो डेल्टा एस आई कर दिया, डेल्टा S1 कर दिया, सॉरी डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, इस तरह से करते 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 आपने n तक कर दिया। परफेक्ट। तो इसी में से सिमिलर जैसे यहाँ पे किया, कोई भी एक रैंडम सरफेस हम उठा लिए, कोई भी एक रैंडम सरफेस आप इस तरह से उठा लो। तो जब भी आप सरफेस उठाओ, मान लो ये डेल्टा एस आई है, डेल्टा एस आई है, तो उसका डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एरो दिखाते हैं। मान लीजिए एक एरो है, इस पॉइंट पे कंसिडर किए, ठीक है, और ये एरो दिखा दिया। ये एरो मान लो एन कैप है। एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर जो इस सरफेस से निकल रहा है। तो अगर हमको इस वाले एरिया को वेक्टर एरिया में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ लिख देंगे बस। अभी तक तो ये सिर्फ स्केलर था, ये सरफेस, ये छोटा सा सरफेस, लेकिन जैसे ही इस जो स्केलर है इसको इसके साथ हम इसका अटैचमेंट कर देंगे वेक्टर का, तब ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो वही वेक्टर को, स्केलर वाले वेक्टर को समेशन अगर हम ले लेते हैं, एफ वेक्टर ले लिए, डॉट एन कैप ले लिए और ds कर दिए। क्या किए? वेक्टर वाला पॉइंट फंक्शन था, डॉट कर दिए, एन कैप ds कर दीजिए, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे आपका डेल्टा एस आई है, डेल्टा एस आई है, ये चीज़ आप कर दिए। और ये जो आपने क्या यहाँ पे क्या किया? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था, उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए इस एरिया से। यहाँ पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस वाले एरिया से अलॉन्ग विथ द डायरेक्शन। यहाँ पे भी आप जब लिमिट n इज टेंड्स टू इन्फिनिटी आप कर दोगे, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिर से एक सरफेस इंटीग्रल में। लेकिन यहाँ पे एफ डैश डॉट एन कैप ds आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेल एस से ds आ गया था जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ था, यहाँ पे भी डेल एस से ds आ जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और ओवर द रीजन या ओवर द सरफेस s। तो ये वाला फॉर्मूला आपको सरफेस इंटीग्रल बताता है स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए। ये वाला फॉर्मूला आपको बताता है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। बस ये समरी में आपको ये चीज़ ध्यान रखना था,
ठीक है, अब इसका हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम उठाए हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन को, इसी से आपका सरफेस इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। फिर ये कंप्लीट करके अगले लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ओवर द रीजन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप एंड एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर ये अबव द एक्स वाई प्लेन। पहले बंधु ये सीख लो कि जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस है, कटोरी, मेरे को दिखाने दो, कटोरी दिखाइए, कटोरी, ग्रीन कलर का कटोरा, ये रहा मेरा कटोरा, ये ऊपर का सरफेस दिख रहा है, ये सब सरफेस, इसी का इंटीग्रेशन करना होता है, इसी का आपको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा सरफेस एस है, मतलब ये वाला सरफेस आपका एस है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पूरे सरफेस का। तो क्या करोगे, इस कटोरी को ऐसे रखोगे और यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता रहे थे ना, तो मान लो यहाँ से एक यूनिट वेक्टर इस तरह से निकल रहा है, एन कैप कोई वेक्टर निकल रहा है, तो यहाँ से एक वेक्टर निकलता हुआ दिखा इस सरफेस से, ये ब्लू कलर का मार्कर, ये तो ये रहा मेरा सरफेस, ये रहा मेरा उसका यूनिट वेक्टर। सरफेस ऐसे हो जाएगा तो वेक्टर ऐसे हो जाएगा, सरफेस ऐसे हो जाएगा, तो कैसे भी करो उसका यूनिट वेक्टर उस सरफेस के नॉर्मल ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एन कैप डी एस लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है, वो उस एरिया वेक्टर बता रहा है। जैसे हम लिखें यहाँ पे डी एस, ये तो सिर्फ एरिया हो गया, लेकिन इसी डी एस के साथ अगर हम मान लो एन कैप जोड़ दिए, तब ये क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डी एस वेक्टर। तो चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात बराबर। ठीक है, तो ये मेरा रहा सरफेस और ये रहा मेरा उसका एक यूनिट वेक्टर इससे निकलता हुआ। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसका मेरे को इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, क्योंकि ये, तो आप क्या करोगे, इसका आपको प्रोजेक्शन ले लोगे, मतलब टॉर्च मारोगे ऊपर से, ऊपर से टॉर्च मारोगे तो क्या नीचे गिरेगा, इधर यहाँ गिरा। अब ऊपर से टॉर्च मारोगे कुछ इस तरह का कोई भी सरफेस मिलेगा, 2D फिगर मिलेगा, बस यही 2D फिगर को आपको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ से कुछ लिमिट स्ट्रिप ले लोगे और इसको इस तरह से कुछ घस दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। प्रोजेक्शन लेने से क्या होता है, 3 एक्सिस कन्वर्ट हो जाता है 2 एक्सिस में। अभी तो 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड सब है, तो इसलिए क्या हो गया, आपको करना क्या है, ये वाला था एस था, कुछ भी यहाँ पे आल बाल कुछ भी है यहाँ पे, इसको आपको कन्वर्ट कर दे रहे हो किसी और इंटीग्रेशन रीजन में, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं आर। ये सरफेस को, इस पूरे सरफेस को आपका इंटीग्रेशन करना था, तो हम क्या कर दिए, इस सरफेस को हम इंटीग्रेट नहीं करके हम ओवर द रीजन इंटीग्रेशन करेंगे, मेरा आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप इस पे प्रोजेक्शन निकालें, तो चाहे आप इस वाले फेस पे प्रोजेक्शन निकालें, चाहे उस वाले फेस पे प्रोजेक्शन निकालें, समझ में आया। तो लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन हम लोग इस वाले एक्सिस पे लिए थे, तो किसी एक स्टूडेंट ने, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा वो कमेंट किया था, वो बोला था सर प्रोजेक्शन अगर आप उस वाले पे ले लोगे ना, तो आपका जो जेड एक्सेस वो गायब हो जाएगा, तो फिर जेड के टर्म्स में आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब था, और आप उस तरह से भी कर सकते हो, आप किसी भी प्रोजेक्शन में ले लो, कोई भी ले लो। आप कोशिश ये करना कि प्रोजेक्शन वैसा प्लेन में लें जिससे आपके कम से कम वेरिएबल्स रहें और जिससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको टॉर्च मारा, इधर प्रोजेक्शन मिल गया मेरा आर। तो जो भी कुछ भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे एस पे, इस सरफेस पे, वो नहीं करके मेरे को आर पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर द रीजन आर। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी हो वो हम देखेंगे अभी क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता चुके थे कि डीएस को जब आप प्रोजेक्ट करोगे, किसी भी रीजन पे, तो आप डीएस को कैसे फाइंड कर सकते हो, सिखाया था। अगर आप एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन करते हो तब डीएस क्या होता है, सिखाए थे ना, ये डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन कैप
और एक्स वाई है तो के कैप हो जाएगा। ये सब कुछ सिखाए थे हम। अगर वाई जेड में प्रोजेक्शन करना होता है तब डी एस क्या होता है, डी वाई डी जेड बाय मॉड ऑफ एन कैप डॉट वाई जेड है ना, बचा क्या एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आई, तो यहाँ पे आई कैप। और अगर आपको एक्स जेड में प्रोजेक्शन करना है तब उस केस में डी एस बन जाएगा आपका डी एक्स डी जेड, यहाँ पे मॉड ऑफ एन कैप और जे कैप। बस यही चीज़ है। और फाइनली आपका सरफेस इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम बस गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरफेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये समझ रहे हो ये क्या है, स्फीयर। स्फीयर हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री में सीखेंगे, लेकिन बचपन में से तो आपने पढ़ा होगा कि स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी सीखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका स्फीयर, ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट। सपोज हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको z मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है बंधु, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, अब 3 डायमेंशन अगर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा हो सकता है। सरफेस इंटीग्रेशन को जब आप कन्वर्ट करते हो रीजन में, तो उसमें एक वैधानिक चेतावनी थी कि मान लीजिए किसी आपका सरफेस कुछ इस तरह से कुछ रग्बी टाइप का है और इसका आप प्रोजेक्शन निकालने का सोच रहे हो, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर, ये क्या है, अरे रग्बी बॉल है, ये कुछ अंडा मत समझना, मतलब इस तरह का सरफेस है, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप इसका प्रोजेक्शन करोगे तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन तो आपको यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, ऊपर वाले सरफेस का प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा और नीचे वाले सरफेस का इस साइड वाले का भी प्रोजेक्शन एक ही मिलेगा, जो ये वैलिड नहीं है। एक स्टेटमेंट हम लिखा दिए थे आपको कि इट शुड नॉट कट मोर देन 2, इट शुड नॉट कट मोर देन 1 पॉइंट, ऐसा करके मैंने कुछ लिखाया था कि आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, इट शुड नॉट कट मोर देन, कॉपी पलट के देखना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो हम इसको 2 टुकड़े में बांट देंगे। कैसे, अलग अलग कर लेंगे। पहले हम हाफ कर लेंगे, ये रहा मेरा एक्सिस, ऊपर वाला टुकड़ा मैंने काटा और ऊपर वाले जो सरफेस है, ये सरफेस, अंदर का कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर का जो सरफेस है इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना। तो मान लेते हैं सपोज कोई सरफेस S1 है और इसका प्रोजेक्शन मैंने कर दिया आप, तो ये एक सर्कल मिलेगा, मिलेगा। अब यहाँ से आप इस पॉइंट का कर रहे हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का कर रहे हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, हर पॉइंट के आपको एक ही कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन मिलेगा, तभी आप इसका कर पा रहे हो। तो ये जब आपको मिल जाएगा, इसको साइड भगाओगे, फिर क्या करोगे, फिर इस वाले सरफेस का आप कर देना, ये आपका सरफेस है तो इसका भी आप कर सकते हो, इस वाले सरफेस का। आपको सपोज इस पे प्रोजेक्शन लेना है तो आप इस पे प्रोजेक्शन गिरा दो, ऐसे ऐसे करके, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आया, ये 3D में इमेजिन करो तब चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये था एक वैधानिक चेतावनी। लेकिन ये आपको बोला कि एक पार्ट ऑफ स्फीयर है, पूरे स्फीयर को तो नहीं करना, एक पार्ट ऑफ स्फीयर है जो कि XY प्लेन के ऊपर है, उसका आपको फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रेशन। मतलब एक कटोरी और ऊपर वाले भाग का आपको सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब अगर हम इस पूरा तरह से फुटबॉल रहता, मतलब कुछ बॉल रहता, तो नीचे का भी सरफेस आता। एक सरफेस है हमारे पास, एक सरफेस है XY प्लेन, देखो XY प्लेन, और उसके ऊपर ये रखा हुआ है स्फीयर, स्फीयर का आधा पोर्शन, वही चीज़ है यहाँ, काटेंगे अभी काटेंगे, स्फीयर का कटा हुआ, ठीक है, ये कटा हुआ पोर्शन है, ऐसे रखा हुआ। तो इसको आपको कर देना है, इस पे प्रोजेक्शन कर देना है। जब इस पे प्रोजेक्शन करोगे, मतलब ऐसे जूस करोगे, तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे एक सर्किल मिलेगा, सर्किल मिलेगा यहाँ पे। बस अभी जो आपका सरफेस था, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन, इसका नाम था S, ये S,
ये जो ग्रीन वाला सरफेस है इसका नाम है एस। जैसे ही सरफेस का प्रोजेक्शन करके भगा दिए, जो आपको एक सर्कल मिलेगा यहाँ पे, उसका नाम हो जाएगा आर। यहाँ जो सरफेस है, एलिमेंट्री एरिया जो हुआ करता था वो था ds। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा dx dy, और नीचे में मॉड ऑफ जो भी हो। तो विजुअलाइज कर पाए? तो आपको ये चीज सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन के लिए रखना है, नीचे वाले के लिए नहीं। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये आपके सतह पे है, प्लेन पे, ये जो है रेड कलर का, ये आपके सतह पे है या फिर प्लेन पे है, सरफेस पे। आपको प्रोजेक्शन लेना है ऊपर वाले सरफेस का। ये सरफेस आपको निकालना क्या है, ये है आपका एस। इसका जब आप प्रोजेक्शन करोगे एक्स वाई प्लेन में, तो देखो इस वाले प्लेन में है। अब इस प्लेन को हम वर्टिकल कर दे रहे हैं, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल में है ना, इसको हम वर्टिकल कर दे रहे हैं। जब हम वर्टिकल करेंगे तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस जो अभी आपकी आंखों में जा रहा है, एक्स एक्सिस जो अभी आंखों में अंदर जा रहा है, वो उसको जब हम वर्टिकल करेंगे तब ऐसे हो जाएगा, होगा। एक्स एक्सिस ऐसे था, वाई एक्सिस ऐसे था, तो वाई एक्सिस को ऐसे करोगे तो वाई एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। लेकिन आपका एक्स एक्सिस जो आपकी आंखों में जा रहा था स्क्रीन से निकल करके, इसको जब हम वर्टिकल करेंगे तो ऐसे बनेगा। तब बन चुका है मेरा ये वाला एक्स एक्सिस, ये बन गया एक्स, और ये तो मेरा वाई था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो आपने रीजन रेड कलर का लिया था, वो रीजन तो और कुछ नहीं, वो ये वाला रीजन है रीजन। यहाँ आप इस वाले सरफेस को एस बोल रहे थे, यहाँ पे हम इस वाले चीज़ को हम आर बोलेंगे। क्या सिखाए? जब भी आपको ये करना रहता है, एस से कहाँ जाना होता है आपको, आर में जाना होता है। तो जो कुछ भी आपका एस का था ना, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगे आपके आर में। समझ में आया? तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए भाई, अभी हम सिखा चुके हैं आपको। कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का आप स्ट्रिप ले लीजिए ना, यहाँ से आप स्ट्रिप ले लीजिए, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के ऐसे ट्रैवल करा दीजिए, या फिर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेके ऐसे ट्रैवल करा दीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के ऐसे ट्रैवल करा दीजिए, बस। और आपको तो पता है कि ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ये क्या है, और इधर का लिमिट और इधर का लिमिट क्या है, नहीं पता है? ये क्या है? अरे ये क्या है? सर्कल है ना। तो एक्स वाई प्लेन में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। परफेक्ट। तो ये लेंथ क्या है y का, तो y को आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है ना, और ये तो प्लस माइनस है। तब नीचे वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का लिमिट सर ये तो और कुछ नहीं, -1 से 1 तक जाएगा, हो गया। x इक्वल्स टू -1 से ये x इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, ये तो x का है ना। x इज इक्वल टू -1 से x इक्वल्स टू 1 तक इस तरह से ट्रैवल कर, निकाल लीजिए एरिया। बात रहा ds का, ds क्या हो जाएगा, अभी सिखाए ना। ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा dx dy बाय मॉड ऑफ n कैप, और एक्स वाई है तो z क्या हो जाएगा, डॉट k कैप, डॉट n कैप डॉट k कैप। क्लियर है? ये बन चुका है। एक्स वाई पे जब प्रोजेक्शन लोगे तो एफ दिया है आपको, फॉर्मूला आप जानते हो, निकाल लो, देखते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब वीडियो को पॉज करिए आप और इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करिए, फिर देखिएगा सॉल्यूशन।
हमारा स्फीयर कुछ इस तरह से हुआ करता था, ऐसा, जिसको आपने एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट किया था। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये रहा आपका जेड एक्सिस, और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे ये चीज़ आपको फाइंड करना है। क्या जो फाइंड करना है उस पर गौर करिए। एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस फाइंड करना है। यहाँ से एफ वेक्टर तो दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है एन कैप के साथ। एन कैप कैसे निकालें हम आपको सिखाए हैं। ये जो सरफेस है उसका पहले आप फंक्शन डिफाइन करिए। फंक्शन आपको दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से आप फाई कैसे निकालते हैं, फाई कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड में 0, जो कुछ भी है सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तब आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एन कैप आपको निकालना हम सिखाए थे, ये ग्रेड फाई बाय मॉड ऑफ ग्रेड फाई होता है। ग्रेड फाई क्या होता है ये भी हम आपको सिखाएं। ग्रेडियंट मतलब आई कैप डोडो एक्स ऑफ फाई प्लस जे कैप डोडो वाई ऑफ फाई प्लस के कैप डोडो जेड ऑफ फाई। आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका 2x, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका 2y, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका 2z। मिल गया। मॉड ऑफ नेबुला फाई चाहिए हमको, रूट अंडर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स वाई स्क्वायर 4 टाइम्स जेड स्क्वायर, रूट अंडर ऑफ 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पुट करो 1, रूट 4 बोले तो 2, ठीक है। ये निकल गया। एन कैप निकालो, ये डिवाइड कर दीजिए इसके साथ में, 2 कैंसिल, क्या मिल गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आया समझ में। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप फाइंड करना है, तो निकाल लो। एफ वेक्टर निकालना है डॉट एन कैप। एफ वेक्टर डॉट एन कैप मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब आप पहले एक्स लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये बन गया एफ वेक्टर डॉट एन कैप। ds कैसे निकालेंगे, ds क्या सिखाया आपको, ये होता है dx dy बाय मॉड ऑफ एन कैप, और इस केस में x और y है, z नहीं है, z के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है k कैप, तो यहाँ लिख देंगे हम k कैप, इसे डिवाइड करेंगे ये निकल जाएगा। चलो निकालें। हम एन कैप डॉट के कैप पहले निकालते हैं। एन कैप डॉट के कैप अगर हम निकालेंगे तो एन कैप लिखो पहले, ये एक्स आई कैप वाई जे कैप है, जेड के कैप है, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है के कैप के साथ में, मतलब 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। इस तरह से लिखना सही रहता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जेड इंटू 1 मतलब ये तो सिंपल जेड हो गया,
हो गया। मॉड करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो ये रहा हमारे पास z, मतलब ये और कुछ नहीं, तो इसका ये चीज़ है। ये कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा ना, तो उसकी वैल्यू, तो मतलब तो z है यहाँ पर बस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ds क्या हो गया, dx dy डिवाइडेड बाय z। अब यहाँ पे ये चीज़ निकालो, ये हो गया है, चलो इसको मिटा देते हैं। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ है, तो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन S f वेक्टर डॉट n कैप ds, ये आपको फाइंड करना है। क्योंकि आपने ये ओवर द रीजन R कर लिया है, तो इसीलिए आप R करेंगे। f वेक्टर डॉट n कैप आपने निकाला, मतलब ये, तो आप निकाल लो, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू डी एस मतलब डी एक्स डी वाई बाई जेड, मतलब ये आप जेड से डिवाइड करोगे और इधर आप लिखोगे डी एक्स डी वाई। बस यही फाइंड करना है ओवर द रीजन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो और कुछ है क्या, सरफेस इंटीग्रल आपको बस इतना ही था, आपको आना था कि इसको आप इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हो। इसके बाद बस आपका डबल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, इसके बाद बस डबल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। चलो पहले हम z से इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो ओवर द रीजन r रहने दीजिए, अभी लिमिट डालेंगे। z से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा x वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया डी एक्स डी वाई। मतलब अंदर में आपका कुछ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का, लेकिन इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है इस सर्कल वाले पे, जो आपका प्रोजेक्शन वाला चीज़ था ना। मतलब कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, x इज इक्वल टू -1 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक जा रहा था, और इधर y इज इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के यहाँ पे y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस तरह से वेरी कर रहा था। मतलब एक्चुअली यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 1 है, कोई डाउट नहीं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिप की, जो आपने स्ट्रिप इस तरह से लिया, इसी का नहीं निकालेंगे। तो मान लेते हैं ना ये जो ग्रीन कलर का आपका स्ट्रिप है, तो मैंने मान लिया है वर्टिकल स्ट्रिप, आप हॉरिजॉन्टल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ये तो हमको ये पता चला कि y का जो आपको लिमिट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, अपर और लोअर, यहाँ पे डालना पड़ेगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डालना पड़ेगा y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डालना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है z का क्या करें, x और y है तो z को तो भगाना पड़ेगा, हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है 1। यहाँ से आप z को रिप्लेस कर दो x और y के टर्म्स में, तो आप लिखोगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले रिलेशन में, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जेड पे प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे तो आपका जेड एक्सिस क्या है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि इस तरह से कुछ सरफेस था ना, ये वाला कुछ सरफेस था, इसको आपने इस वाले सरफेस पे प्रोजेक्ट किया है, तो इसमें जेड एक्सिस तो 0 है हमारा, तो ये तो बन जाएगा हमारा 0, ये बन जाएगा हमारा 0, बचेगा सिर्फ ये x² y dx dy। अब इसमें लिमिट हम डाल देते हैं, x का लिमिट है -1 से 1, नंबर वाला है इसलिए हम इधर देते थे -1 से लेके 1, और माइनस ये √1 - x² से लेकर के √1 - x² तक। हमको ये पता है y का लिमिट है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में आपको करना है, तो x² कांस्टेंट हो जाएगा, तो x² को बाहर रखो, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y² by 2। अब इसका आपको पुट करना है -√1 - x² √1 - x², तो ये बन जाएगा आपका x² by 2, 1 - x² by 2, फिर माइनस ऑफ 1 - x² by 2, मतलब ये तो 0 हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी फंक्शन के टर्म्स में, क्योंकि वो फंक्शन है, एक लिमिट थोड़ी है। तो आपको डालना पड़ेगा ये ओवर द रीजन R, x² ये z रहने दो, प्लस x² y z प्लस x² y², इधर आपका dx dy रहेगा, तो रहेगा इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, x² z के जगह पे लिख देंगे हम √1 - x² - y² प्लस x² y², सॉरी xy है, और √1 - x² - y², और फिर प्लस x² y², ये पूरा का पूरा dx dy के रेस्पेक्ट में आपको करना है इंटीग्रेट। dx dy के रेस्पेक्ट में आपको करना है इसको इंटीग्रेट। अब ये इंटीग्रेशन मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैं देख के कर रहा हूँ। यहाँ से आपका ये कॉमन था x² और ये, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 -√1 - x² √1 - x², ये कॉमन आ जाएगा, तो x² प्लस y² इस वाले टर्म को रखेंगे, फिर प्लस xy² प्लस x² y इस वाले टर्म को कॉमन लेंगे, और √1 - x² माइनस y² होगा, और इधर dx dy होगा। फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि इसमें फिर दिमाग ख़राब होगा और टाइम लगेगा। ये हम लोग सीखेंगे, स्पेशली हम लोग सीखेंगे डबल इंटीग्रेशन क्लासेस में, जो आपका कैलकुलस वाला लेक्चर होगा उसमें हम काफ़ी अच्छे से आपको इस चीज़ को सिखाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग फिर से इसमें उलझ जाएंगे, तो फिर क्या चीज़ है। आपका मतलब मेरा मकसद था कि आपको सरफेस इंटीग्रल से कैसे s को r में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें फिर से वही इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको, कैसे कैसे क्या करते हैं, तो वो सब कैलकुलस अच्छे से बिना सीखे ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट्री कैलकुलस आता होगा तो आप इसको कर लेंगे, वरना हम लोग तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आएगा π/24 आएगा, ठीक है।
इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन क्लास में ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, ठीक है। आई होप ये समेशन मतलब एस वाला जो है इसको आप आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको सीखना ज़रूरी था। अब एक क्विक कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल को क्लोज करने से पहले। तो कुछ मैंने नोट पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है वो आपको लिखा दूं। एक टर्म होता है क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। एक टर्म होता है स्मूथ कर्व। मतलब क्वेश्चन में ये कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इसका क्या मतलब है। और एक होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब है अगर कोई वेक्टर फंक्शन है वो अल्फा पॉइंट पे और बीटा पॉइंट पे सेम हो गया, देन द कर्व इज क्लोज्ड कर्व। ये बस रूल्स थोड़ा बहुत खाली याद रख लेना है। स्मूथ कर्व का मतलब कि अगर वेक्टर फंक्शन आप डेरिवेटिव ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो रहा, तब आप उसको स्मूथ कर्व बोलेगा। और सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब जो आपको इंटरसेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे डायग्राम बनाइए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया ना, तो यहाँ लिखोगे नॉट ए स्मूथ स्मूथ क्लोज्ड कर्व। ये स्मूथ क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये भी क्लोज्ड है लेकिन ये स्मूथ क्लोज्ड कर्व नहीं है, लेकिन ये आपका स्मूथ क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो आई होप सरफेस इंटीग्रल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वेक्टर कैलकुलस में बस आपको सरफेस इंटीग्रल में ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पता रखना है कि s को आप r में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसके लिमिट्स को कैसे आप पुट करते हो, ds को कैसे dx dy या dy dz प्रोजेक्शन कैसे लेते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में ले रहे हो, जिसके कारण से चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। आई होप सरफेस इंटीग्रल का लेक्चर काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बीच में मैंने एक चतुराई कर दी थी, वो स्किप मार दिया था आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि वो लेंदी है थोड़ा मुझे खुद सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया था, तो वो आप खुद से ट्राई करिएगा। लेकिन वो इस क्लास का पर्पस नहीं था। क्लास का पर्पस था कि एस को आर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और अगले लेक्चर में वॉल्यूम इंटीग्रल को कैसे सीखा जाए। और बाकी के जो नॉर्मल कैलकुलस के इंटीग्रेशन वगैरह हैं वो सब कैलकुलस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, उसमें हम लोग कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।